में पूजे जाने वाले रामचरितमानस के अपमान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। बिहार में इसे लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने। आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने और उनके अलावा कई और नेताओं ने खुलकर बात की, लेकिन जो बात हर किसी को अखर रही है वो ये कि आखिर नीतीश कुमार अब तक अपने मंत्री के बयान पर खामोश क्यों हैं। उनकी पार्टी बार बार मांग कर रही है कि नीतीश कुमार अपने मंत्री पर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। इस बीच मंत्री चंद्रशेखर का विरोध तेज हो चुका है और इस विरोध के बीच में तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि नीतीश जी के साथ में उनके संबंध अच्छे हैं। वो नीतीश के साथ में मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ यहां पर तकरार बढ़ती नजर आती है। आरजेडी के कोटे से नेता जब इस तरह का बयान देते हैं तो जेडीयू के मंत्री, जेडीयू के नेता विरोध जता रहे हैं और ना सिर्फ जेडीयू बल्कि आरजेडी के नेताओं में भी नाराजगी साफ तौर से नजर आती है। लेकिन इस नाराजगी के बीच में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में, सरकार में और इस महागठबंधन में ऑल इज वेल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, 2024 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या 2024 की तैयारी की वजह से अभी तक नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी हां, इसीलिए बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का कहना कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा है उनका, सुनिए। भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पच नहीं दी, और हम सब लोग समझवादी लोग हैं। हम सब लोग मिल करके हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराएं। और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिल करके लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है, और कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग खुद, आप तो देखे ही होंगे, लगातार हर एक सिलसिले में हम लोगों की बात होती रहती है और हम लोग तो साथ। ये बीजेडी की तरफ से आरजेडी के महासचिव अरुण कुमार यादव इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रभात रंजन जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अरुण कुमार यादव जी आप ही से, क्योंकि आप ही के पार्टी के जो नेता हैं वो इन दिनों एक अलग तरह की बयानबाजियां, एक अलग तरह के जोन में नजर आते हैं। कभी हमने देखा कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अयोध्या की भूमि को ही नफरत की भूमि बता देते हैं, रामचरितमानस उन्हें खटकती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर क्यों बार बार यही महाकाव्य उनकी नजरों में है? पहले नाम को सुधार लीजिए, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, अरुण कुमार यादव जी। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, शिक्षा मंत्री जो हमारे बोले हैं वो किसी रामचरितमानस के ऊपर पूरा फोकस नहीं किया। उनके जो अंदर में जो श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जो स्त्रियों को, जो श्लोक बहुत सारे हैं जो दलितों को, अति पिछड़ों को खिलाफ में बोला गया है। उनके खिलाफ इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे हटाने के लिए चंद्रशेखर जी ने कहा। चंद्रशेखर जी का कहना था कि अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो हमारे धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है। अब देखिए, ये रामचरितमानस का ही हम आपको पाठ कह रहे हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीन शूद्र न पूज्य ज्ञान पर बिना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही ना मतलब हुआ कि जो शूद्र अगर ज्ञानी भी है तो उसको दुत्कारिए, और अगर ब्राह्मण अज्ञानी भी है तो उसको फटकारिए। और आपको सुनाते हैं। और मुझे तो लगता है अरुण जी, मैं भी एक बोल देती हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आचार्य विक्रमादित्य जी जो अभी एक जो उसको पूरी तरह से वो डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अरुण जी भी वही भाषा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जो श्लोक है उनमें ये अर्थ है, उसमें एकता की बात ही नहीं होती, उसमें महिलाओं के अपमान की बात होती है, शूद्रों को नीचा दिखाने की बात होती है।
इससे हटाने की जरूरत है। तो इस बात को समझना चाहिए, पहले रामचरितमानस में व्याख्यान वो दे कि जो रामचरितमानस में प्रकांड पंडित हो, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा हो, केवल जिनसे देख देख के सूक्ति को पढ़ रहे हैं, जिनको दोहा याद तक नहीं है, पूजे के विप्र ज्ञान उपदेश जिस रेफरेंस में कहा गया है, सबसे पहले उसके बारे में समझने की आवश्यकता है। तर्क वहां किया जाता है कि जो ज्ञानी हो, ज्ञानियों के सामने, कुटिलों के सामने तर्क का शास्त्र चलेगा ही नहीं। तर्क और कुतर्क में फर्क है। जो साइंस में एग्जाम, जो साइंस की बात करना चाहे, वो साइंस पहले पढ़ के आए, प्रोफेसर हो, 2 लेवल के प्रोफेसर हो, तब तो आप वहां पे वाद विवाद कर सकते हैं। विवाद करें। अब हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आप समझे कि वहां पर परंपरा रही है कि वाक्शास्त्र की परंपरा रही है कि वहां पर संगोष्ठी हो, बातचीत हो, चीत हो, उसको समझाए। लेकिन यहाँ पर जो बात कुतर्क किया जाए, तर्क और कुतर्क में फर्क है। जो पहले ना तो जिंदगी में किन्होंने पढ़ा, रामचरितमानस में कितने कांड है उनको ये तक नहीं पता होगा, बाबूजी हमारे सामने बैठे हैं। और जो राजनीतिक पराकाष्ठा में आज केवल इस देश में भीम और मीम की राजनीति के लिए अनेक प्रकार के जो ये शुभुफ्ते छोड़ रहे हैं इस देश के अंदर, केवल वोट बैंक को साधने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे क्या बातचीत की जाए? आप अगर विवाद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो एक बड़ी तरह से शास्त्रार्थ रखिए, आप उसे विवेचना कीजिए। अरुण जी, क्या आरजेडी के नेता शास्त्रार्थ के लिए तैयार है क्या? आरजेडी की अरुण कुमार जी, क्या शास्त्रार्थ के लिए तैयार है क्या आरजेडी के नेता? आरजेडी के नेता हमेशा शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे जगदानंद सिंह जी ने चुनौती भी दी थी, लेकिन इनका जगदानंद सिंह का चुनौती कोई स्वीकार नहीं किया। सुनिए, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की क्या बात करिएगा? आप हिंदुत्व की क्या बात करिएगा? क्या पढ़े लिखे हो? विशारद नहीं करेंगे आपने, और आप आचार्य की पद में आगे बैठना चाहते हैं। अरे बताइए ना, कहाँ पढ़े आप मुझे बताइए। यादव जी, आपने प्रथमा करी, मध्यमा करी, विशारद करी, शास्त्री करी, आचार्य किया, आप बताइए कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए? उसके बाद वाद विवाद के लिए उपस्थित होइए। आपको अगर हम हार जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वाद विवाद की भांति अरे भाई आप बताइए, आपको जानते हैं तो पहले मालूम है, आप पढ़िए। कौन से वेद विद्यालय में गए? कौन से वेद विद्यालय? आप केवल राजनीति कर रहे हैं। आपके नेताओं ने यही किया है। आपके नेताओं ने केवल नहीं, ऐसे नहीं। अरुण जी एक बात बताइए। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हैं। आप अगर उनसे सवाल पूछे, उनके सवाल का जवाब भी तो दीजिए। आप अगर शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो आप इस बात को तो समझिए कि आखिर आप क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? आरजेडी संदेश क्या देना चाह रही है? ठीक है, मुझे अन्य पैनलिस्ट का भी रुख करने दीजिए। अरुण जी, मैं दोबारा आऊंगी। प्रभात रंजन जी, आखिर ऐसी क्या बात है, जब इस महागठबंधन की बात हुई उसके बाद में क्या ये भी बात है कि जब बयानबाजियां होती हैं तो क्या उसमें भी समर्थन किया जाएगा? जब बार बार कभी जगदानंद सिंह, कभी चंद्रशेखर, आखिर क्यों बार बार हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के बयान देते हैं वो? देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है जी, वह इस तरह की किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। और रामचरितमानस देश के जन जन में बसे हुए हैं, मन मन में बसे हुए हैं। और लोग सुबह जब प्रातः वेला में उठते हैं तो रामायण की चौपाइयों को गाते हुए ही उठते हैं। क्यों? आपके जो महागठबंधन वाले वो तो विभाजनकारी बताते हैं रामचरितमानस को। उन्होंने तो ये कहा कि दूसरे युग में रामचरितमानस है जो विभाजनकारी है, आज के देश को विभाजित करती है। फिर क्यों आप लोग उसकी चौपाइयों का पाठ करते हैं ऐसा भला? रामायण कहीं भी विभाजन की नीतियों पर विश्वास नहीं करता। तो ये आप अपने साथियों को समझाइए ना प्रभात रंजन जी।
प्रभात रंजन जी, आरजेडी के नेता अयोध्या के मंदिर की भूमि को नफरत की जमीन कहते हैं। प्रभात जी, किस प्रकार से रखा जाए इसकी बात करता है। वही तो प्रभात जी, मेरी बात तो सुनिए। आपके गठबंधन के साथ ही अयोध्या की मंदिर की जमीन को नफरत की जमीन कहते हैं, रामचरितमानस को विभाजनकारी कहते हैं, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कार्रवाई अभी तक हुई नहीं? चारों तरफ से मांग उठी लेकिन अभी तक खामोश है आपके मुख्यमंत्री साहब, ऐसा क्यों? जब कई एक बार हमारी पार्टी के तरफ से, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर लोग की तरफ से, कई एक प्रवक्ताओं की ओर से और हम लोग सभी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रामायण ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है, अयोध्या जी पवित्र भूमि है और आम जन के मन में, हृदय में बसे हुए प्रभु श्री राम। अगर विवाद की भाषा बोलता है तो हमारा कार्य और दायित्व होता है उस जो कलुषित मानसिकता है या उनका विचार अगर दरिद्र हो गया है या उनका विचार किसी तरह से अगर फिसल गए विचारों से तो उन्हें समझाया जाए। या मैं कहूंगा आचार्य जी तरह के लोगों को भी जाएं उनके पास और उन्हें समझाएं। अरे प्रभात जी, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा गया? मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की, एक शब्द नहीं कहा। आपकी पार्टी के नेता भी अगर नाराजगी जता रहे हैं तो आखिर क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लेते? तर्क पे आ जाते हैं तो वहाँ ईश्वर नहीं रहते। प्रभात जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, आपकी आवाज आ रही, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आपकी आवाज को सुनते हुए मैं बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? आप कहेंगे आपने कुछ बोला ही नहीं, आपकी पार्टी ने कुछ बोला नहीं। अरे मैं जो सवाल पूछी उसका तो जवाब दीजिए। अगर आप अलबल सर कुछ भी बोलेंगे तो मुझे उससे थोड़ी ना मतलब है सर। मैं तो जो सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए ना। क्या नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे? अभी तक तो लेते हुए नजर नहीं आया। क्या उनके जहन में जरा सा भी है या इस बयान को लेकर आंखें कान सब बंद करके बैठे हैं वो? देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार जी का यहाँ मामला नहीं है, पार्टी गठबंधन का मामला है। या उनके नेता को देखना होगा, राजद के नेता को देखना होगा। नीतीश जी पहले अपनी पार्टी को देख रहे हैं और उन्होंने यानी कि सरकार, यानी बस ये कहा जाए, अगर प्रभात जी आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि ये जो महागठबंधन है सिर्फ सरकार बनाने का है, ना विचारधारा एक है, ना किसी तरह की कोई बातें एक है, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए गठबंधन है। देखिए बाकी अगर आरजेडी के नेता कुछ भी कहें कोई मतलब नहीं है। हमारा जब गठबंधन भाजपा के साथ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हुआ था। हमारे विचार और भाजपा के विचार भी नहीं मिलते थे। अरे तो सरकार में अगर कोई नफरत फैलाने वाले या फिर इस तरह की बयानबाजियां अगर देता है तो एक्शन लेंगे या नहीं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे बनाए थे और उस कॉमन प्रोग्राम के आधार पे सरकार चले जा रही थी। धनंजय जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में जेडीयू पहले आपके साथ में थी और अब आरजेडी के साथ में है, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी के नेता कुछ भी बोलते रहे, भाई ये जेडीयू की लाइन नहीं है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है वो एज कॉमन मैन की तरह नहीं दिया। वो शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा के एक सेमिनार में, एक कॉन्क्लेव में उन्होंने बयान दिया। तो एज ए शिक्षा मंत्री उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। अगर मुख्यमंत्री खुद को जिम्मेवार समझते हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री समझते हैं, तो अगर वो खुद को अनुकंपा के आधार पर और राजद की कृपा पात्र मुख्यमंत्री समझते हैं, जो कि उनका चरित्र धीरे धीरे निर्माण होते जा रहा है। जिस तरह से छात्रों पर लाठी चलती है, वो कहते हैं हमको पता ही नहीं है, किसानों पर लाठी चलती है उनको पता ही नहीं है, और पिछले 3-4 दिन से जो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के अपने कैबिनेट मंत्री की कारगुजारियों पर पर्दाफाश करना चाहिए, बोलना चाहिए कि उनके साथ खड़े हैं, उनके विपक्ष में खड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से कानून मंत्री, एक अपराधी को कानून मंत्री बनाया था, उन्होंने इस्तीफा लिया, हमारे साथ भी रहे हैं, अब उनको राजद के नेता शिखंडी कह रहे हैं, जो हमें भी सुनकर के शर्मिंदगी हो रही है। क्योंकि 16-17 साल उनको गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक किया है, तो राजद के नेता उन्हें शिखंडी कह रहे हैं। और तमाम तरह के लेकिन धनंजय जी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार कहते हैं, धनंजय जी हम बिहार से बिलोंग करते हैं, धनंजय जी बिहार के मुखिया को इस तरह के संबोधनों से नवाजा जा रहा है। धनंजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? धनंजय जी, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है मेरे और नीतीश जी के बीच में, हम 2024 चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि क्या ये 2024 की मजबूरी है, इसीलिए हिंदुओं के लगातार ये कहा जाए कि उनकी आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेते हैं? क्या ये नीतीश कुमार की 2024 वाली मजबूरी है?
देखिए नीतीश कुमार जी आज के डेट में बिहार में जिस स्थिति में घिर गए हैं, जी जी धनंजय जी। नैना जी प्रश्न किससे है? जी आप ही से है धनंजय जी। धनंजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, लगता है शायद धनंजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है नैना जी आ रही है। जी 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 जी, ये सवाल मेरा आप ही से था कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्या 2024 का चुनाव साथ में लड़ना है, यही मजबूरी है नीतीश कुमार की, इसीलिए वो कुछ नहीं एक्शन लेते, कुछ नहीं कहते इस पे? देखिए राजद के लोग जब पहली बार नीतीश कुमार जी से अलग हुए तो उन्होंने जिस तरह का उनको नामकरण किया था, पलटू चचा, कुर्सी कुमार और तमाम उपमा और अलंकारों से उन्होंने सुशोभित किया था, और तमाम तरह के व्यक्तिगत आरोप भी राबड़ी जी ने जो विधानसभा में लगाए थे, वो सब बात हम बोल भी नहीं सकते, हमारी संस्कार और हमारी मर्यादा में सब चीजें नहीं आती हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नीतीश कुमार जिस तरह से मजबूर और मजदूर, जो बिहार को जिस ढंग से उन्होंने मजबूरी में लाके खड़ा कर दिया है, जिस हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, 17 साल के मुख्यमंत्री के बाद बिहार को ऐसे जगह पर खड़ा कर दिया कि खुद ही उनका कहना है कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा बिहार के कुछ भी भला नहीं हो सकता है। बिहार के आज उठा करके देख लीजिए तो 52% से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं, और बाकी लोग भी हैं मजदूर और मजबूर बन करके देश के तमाम कल कारखानों को मशीनों को अपने सीने की ताकत, अपना बाजू की ताकत नहीं, से लेकिन धनंजय जी ये शायद नीतीश जी को नजर नहीं आएगा। नीतीश जी अभी भी कहा है कि बिहार को और उच्च बनाने की जगह फिलहाल जो तस्वीर नजर आती है, जो बीजेपी के नेता भी कहते रहे कि फिलहाल एक तरह से सिर्फ वहां के लोग पलायन करें, ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो रामचरितमानस है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको भी क्या लगता है 2024 के चुनाव के लिए रामचरितमानस का अपमान होता हुआ बार बार देखते हैं नीतीश कुमार? क्या चुनाव मजबूरी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल मजबूरी है। जिस प्रकार से भीम और मीम की राजनीति इस देश में लगातार चलती आई है, और आरजेडी का तो वोट बैंक ही इस बात से यादव और मुस्लिम वोटों को जिस प्रकार से मुलायम और लालू प्रसाद यादव ने जोड़कर एक राजनीति का नया फार्मूला उपस्थित किया था, वही उपस्थित करने जा रहे हैं। और जितने भी बात बिहार प्रदेश के अंदर आप समझे कि वहां का पुराना इतिहास रहा है कि जिस प्रकार से एक से एक बुद्धिमान लोग बिहार से हुए। आप हमारे जो जनकपुर का क्षेत्र रहा है और पूरे क्षेत्र में जहां भगवान का सबसे ज्यादा सम्मान करने की व्यवस्था रही, वहां पर ऐसे लोग उपस्थित हुए कि जो आज जबरदस्ती सनातन पद्धति का विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञानवान होकर विरोध करें। केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार हिंदुस्तान के भारत संस्कृति को आक्षेप करें। क्या इनके अंदर हिम्मत है किसी और धर्म के ऊपर आक्षेप करें? हम तो तर्क वितर्क के लिए भी बैठे हैं भाई साहब, हम तो शास्त्रार्थ के लिए भी स्थान देते हैं, हर बातचीत का स्थान देते हैं। लेकिन अगर किसी और के ऊपर जो सरकार गैंग जो है, संसदीय वाली गैंग है, उनके ऊपर अगर हल्का से भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, ये सारे के सारे आक्षेप करते हैं, क्योंकि सनातन जो है वो कोई विरोध करके खाली करके बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सजदा करने की परंपरा ही नहीं है, ना कभी आ सकती। लेकिन इनको समझ में आनी चाहिए, लेकिन समझ में आएगा कैसे? जब मारेंगे लगातार पत्थर मारेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिमाग खराब हो सकता है। नहीं, लेकिन सवाल तो ये आचार्य जी कि आखिर उन्हें समझाएगा कौन? क्योंकि एक्शन अगर कौन सी भाषा समझेंगे, चाहे चंद्रशेखर जैसे शिक्षा मंत्री हो या फिर आरजेडी के खुद प्रदेश अध्यक्ष। अरुण जी आप ही से मैं समझना चाह रही हूँ, क्या ऐसा लगता है कि अब हिंदू आस्था या फिर हिंदुओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं माफी चाहती हूँ, वही चुनाव के भी विषय हो गए हैं, और ये भी समझ में आ गया है अब आरजेडी के नेताओं को कि भाई इन्हीं को ही टारगेट करना है अब? क्या ऐसा कुछ है अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में? ये आप लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर जो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये आप लोग की देन है कि आप हिंदू भक्त हिंदू यही देश की राजनीति को बिल्कुल यही आप अरुण जी आप यही बात है ना, मैंने कहा कि जैसा नजरिया है आपको वैसे आपको पूरी दुनिया नजर आती है। आपसे अगर आरजेडी के नेता सुनिए अरुण जी, अगर आरजेडी के नेता कुछ बोले, उनसे सवाल पूछ रहे तो भाई मीडिया सवाल पूछता है, मीडिया माहौल बना रहा है, आपको ये नजर आता है। आप जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे थे, आपके जो नेता जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे थे, आपने उसका मतलब समझने की कोशिश की? अरुण जी आपके नेता जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे थे उसका मतलब आप समझने की कोशिश की? अगर नहीं समझते तो ग्राफिक्स भी चाहिए, समझिए उसे, पढ़िए उसे। आप जो आज बैठे हुए हैं संत, उनसे बतवाइए ना कि जो हमने बताया उससे क्या अर्थ होता है। हम जान जाएंगे, हमको नहीं जान, हम तो अज्ञानी है।
तो ज्ञानी आदमी जो है भारतीय आप आ जाइए हमारी कक्षा में, समझा देते हैं आपको। सुनिए, ज्ञानी जो बैठे हुए हैं, सुनिए, रुक जाइए। अरे यादव जी सुन लीजिए महाराज, राम के बारे में कभी कुछ बोला? सुनिए, राम के बारे में कभी कुछ बोला? रामचरित्र मानस। अरे यादव जी सुनिए, ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। सुनिए, वेद का मंत्र सुनाता हूँ। ब्राह्मणों समुखमा शीतबाहु राजन्याकृतः, वहाँ वेद मंत्र आया। भगवान विष्णु के समस्त शरीर के अंदर जो वर्ण जाति है उनकी व्यवस्था की गई है। भगवान विष्णु के शरीर के अपन बात को, अरे सुन तो लो, अब सुन लीजिए। राम के बारे में पूछ रहे हैं, आप रहीम के बारे में बता रहे हैं। हम राम के बारे में पूछ रहे हैं, आप रहीम के बारे में क्या सुने? हम आपको सुने, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं भाई साहब। समस्या यही है कि आप पीएचडी में बैठे, आप वेदांती नहीं है, वेदांतियों में बैठे। अरे पहले वेदांती बनो भाई, वेदांती मत बनो। आप वेदांती बन के बैठ गए तो वेदांती बनो पहले। वेदांती जब बनोगे तब समझ आएगा वेदांती बन के बैठे हो। सुनो यादव जी, अरे यादव जी आप तो हमारे, ठीक है, लेकिन अरुण जी मुझे एक बात बताइए। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि रामायण के कई छंद ऐसे हैं जिनमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जो नफरत फैलाते हैं। उनका कहना है कि कुछ छंद का वो विरोध करते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, कूड़ा कचरा कहाँ नजर आता है? हिंदू धर्म आस्था की अगर बात होती है तो हमेशा कूड़ा कचरा की बात कैसे आ जाती है? उन्होंने कहा है कि लेकिन कचरा उसमें ज्यादा है। जगदानंद सिंह भी यही कहते हैं, उनका कहना है कचरा साफ करना है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं भी अगर कचरा है, कहीं भी अगर किसी को गलतफहमी ही है, तो उसे साफ करने के लिए क्या नहीं उस पर अमल किया जा सकता है? जो उन्होंने दोहा को बतलाया, जो श्लोक उन्होंने पढ़ा, क्या उस श्लोक का अर्थ क्या होता है, ये किसी ने बताने का काम नहीं। सिर्फ राम का विरोध, हिंदू का विरोध, क्यों राम आपके जितने भी, क्यों हिंदू और राम का विरोध करेगा कोई? क्योंकि राम हमारे कण-कण में है। जगता बाबू ने भी कहा कि राम को बांध के भारतीय जनता पार्टी के लोग रखना चाह रहे हैं। अरे आप तो राम, जय श्री राम और हे राम में भेद कर रहे हैं भैया। आपके जगदा बाबू जो, आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू है ही नहीं, आप भी हिंदू नहीं है, समझ लीजिए। अरे भाई, अरे अरुण जी, लेकिन कौन हिंदू है कौन नहीं है, इसकी सर्टिफिकेट क्या आरजेडी से लेने की जरूरत पड़ गई है? अरुण जी, क्या आरजेडी सर्टिफिकेट भी देने लगा है, सर्टिफाइड भी करने लगा है क्या? सर्टिफाइड भी करने लगा है क्या? प्रभात रंजन जी, आपके साथी गठबंधन साथियों को आखिर क्या हो गया है? आखिर ये कौन सी बुद्धि है? सिर्फ राम क्यों खटकते हैं आपके गठबंधन साथियों को? और उसके बाद में भी आपके मुख्यमंत्री तो कुछ कहते भी नहीं है सर। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सोच आप में भर गई है, वो सोच खटक रही है। आप लोग नहीं, अरुण जी, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं श्री राम के अपमान का, रामचरितमानस के अपमान का विरोध कर रही हूँ, सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं उस अपमान का विरोध कर रही हूँ तो ये आपकी बुद्धि है कि आप उसे बीजेपी से जोड़ के देखते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे श्री राम का या रामचरितमानस का अपमान कतई मंजूर नहीं है। ये आपकी बुद्धि है कि आपको हर चीज बीजेपी से जुड़ी हुई नजर आती है। ये आपकी बुद्धि अरुण जी, ये आपकी सोच है, ये आपकी राजनीतिक सोच है, इस बात को समझिए। राम का खिलाफत कोई नहीं कर रहा है, कृष्ण का खिलाफत कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्यों कहते हैं जगदानंद सिंह अयोध्या जन्मभूमि को, राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन कहते हैं? आपको तब कोई दिक्कत नहीं होती जब आप ही के शिक्षा मंत्री अगर रामचरितमानस का अपमान करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती। मुझे होती है, अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो मुझे होती है, मुझे होती है। कोई अपमान नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है? धनंजय गिरी जी, मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी का कोई कॉपीराइट है क्या सिर्फ रामचरितमानस या अयोध्या राम मंदिर को लेकर? अरुण जी की बात को लेकर ऐसा क्यों दिखता है? देखिए नैना जी, सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि के आरंभ से मानव सभ्यता की जब से शुरुआत में आई है से कि वर्तमान समय तक भगवान राम के चरित्र के सदृश हमें दूसरा कोई महानतम व्यक्तित्व पूरी धरा पर देखने को नहीं मिलता है। और भगवान रामचरितमानस को, भगवान राम के चरित्र को सबसे पहले लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने, बिहार की धरती। तो वर्तमान के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आप वाल्मीकि समाज को आज क्या कहते हैं, किस श्रेणी में?
तो वहां से अगर आप उठा कर देखते हैं तो चर चराचर जीव जगत जगदीश, पूरे बंदर भालू सबरी से लेकर के आप सिर्फ एक डाउन ट्रोडन समाज की बात नहीं करिए, जटायु पंछी की बात करिए, जीव जगत जगदीश के अंतर संबंधों की जो महायात्रा है, राम के चरित्र में वैसा चरित्र वैसा व्यक्तित्व जिसे तुलसी ने कंठहार बनाया, जिसे वाल्मीकि ने गाया, जिसे कबीर और रैदास ने जिन्हें जीवन का मंत्र बनाया, जिनको कि जी करके जिनको गांधी ने जिनको सुबह शाम गाया, रामराज की परिकल्पना की, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार नहीं। लेकिन ऐसा लगता है धनंजय जी, जिस तरह से अभी आरजेडी के नेता अगर बार बार बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस भी बीजेपी की तरफ से लिखी गई है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप क्या कहते हैं? बात तो उनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। नैना जी, क्या है, कई बार लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते भारत की जनता के और भारत के जबरदस्ती दिया हुआ वाला बयान है, लेकिन रंजन साहब, जबरदस्ती वाला बयान बार बार ऐसी मजबूरी क्यों? एक्शन अगर अभी नहीं लेंगे तो ऐसे तो सभी नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे, आखिर कंट्रोल कब करेंगे सीएम? मेरा मानना है कि इस तरह के किसी भी बयान से आरजेडी के किसी भी नेता को, मंत्री को, सांसद को, जो भी एक लीडर की भूमिका में नहीं देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा होती है जनता में, प्रभात जी, आक्रोश उनके मन में आता है और उस आक्रोश का परिणाम आरजेडी को ही भुगतना होगा। आप बहुत सहजता के साथ में इस बात को नसीहत तो दे रहे हैं कि भाई ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक्शन कब होगा? क्योंकि इस तरह की नसीहत अगर आरजेडी समझ रही होती तो जगदानंद जी के बयान के बाद में समझ जाती। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बार बार सवाल यही कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? बार बार रामचरितमानस या श्री राम के होते अपमान को लेकर आखिर उनके जुबान से कभी शब्द कब निकलेंगे?